hello everyone, welcome to the online platform of Yourpedia and Engineer Career Point. So basically in this series what we are going to start, अभी लास्ट ईयर आपका जो जम्मू कश्मीर में एग्जाम कंडक्ट करा गया था जूनियर इंजीनियर फॉर 855 नंबर ऑफ पोस्ट्स, उसका जो एग्जाम पेपर हुआ था उसका जो सब्जेक्ट वाइज हम एवरी सब्जेक्ट के लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं. अदर देन दिस अगर हम बात करें सो इन दिस सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनका सबका. सो यू विल बी एबल टू गेट अ वेरी मच क्लैरिटी अबाउट द एवरी सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता था, आपके पास एक कंप्लीट क्लैरिटी आएगा इससे. एंड यू विल बी लाइक बेसिकली आगे अगर फ्यूचर में ऐसे टाइप का कॉन्सेप्ट कोई बनेगा तो आप उसके लिए इजीली आंसर कर पाएंगे. अगर इसके अलावा हम बात करें तो अभी रिसेंटली फिर से वेरी सून जम्मू कश्मीर में 306 नंबर ऑफ पोस्ट्स के लिए दोबारा से एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है. सो उसके लिए भी if anybody of you is trying to is basically planning to prepare for that, so आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो योरपीडिया वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं. हमारे डेडिकेटेडली बैच शुरू हो चुके हैं, ठीक है, या फिर उसमें जो वेबसाइट में नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं उस पर भी आप मेनली क्या कर सकते हैं, बेसिकली कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है उसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं. सो डेप्थ पूरा इन डेप्थ क्लासेस ली जा रही हैं बैच में, ठीक है. एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग डिस्कस्ड इन वेरी मच ऑफ द डिटेल, सो इजीली आप उससे क्या कर पाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपने समझ पाएंगे. सो विदाउट डिलेइंग एनीथिंग लेट्स मूव टू द बेसिकली टॉपिक. हम जो आज फर्स्ट सब्जेक्ट इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द हाईवे इंजीनियरिंग. हाईवे इंजीनियरिंग हाईएस्ट अच्छी खासी वेटेज में पूछा गया था इन द लास्ट एग्जाम. सो बेसिकली चांसेस हैं आने वाले टाइम पे फिर से काफी हाई वेटेज में पूछा जाएगा. सो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स. So the very first question जो आपके पास में यहाँ पे आने वाला है from the topic highway engineering is this one. Yes, this is the question. So first of all read the question. The question is what? If B is the wheel track of a vehicle, ठीक है, and H is the center of gravity of the above the road surface. Basically in this case यहाँ पे H is the height actually. Here should be height. यहाँ पे height थोड़ा सा एक तरह से मिस हुआ है. So यहाँ पे क्या है कि H है एक तरीके से ना height. This is actually the height, ठीक है. सो ये h क्या है, इट इज द हाइट एंड of the center of gravity above the road surface. Then to avoid the overturning and the lateral skidding on a horizontal curve, the centrifugal ratio should always be. ऑप्शंस दिए हैं इसने, आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना एक बारी क्या है, यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी इजीली. सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई आपके पास में कोई आपके पास में कोई व्हीकल दिया था, ठीक है, वी हैव अ व्हीकल, ठीक है. इस व्हीकल की कुछ डायमेंशंस इन्होंने दी हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें, दे हैव मेंशन्ड द टू डायमेंशंस. वन इज द h इज व्हाट, h इन्होंने दिया है दैट इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द रोड सरफेस. इफ दिस इज अवर रोड सरफेस, दिस इज अवर रोड सरफेस, सो h इज व्हाट, h इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव दिस रोड सरफेस. एंड g इन्होंने b क्या दिया है, b इज द व्हील बेस, b इज द व्हील ट्रैक विड्थ, दैट इज दिस इज b एक्चुअली. ये डिस्टेंस है आपके पास में b, आप इसको बोल सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टायर्स. यू कैन आल्सो कॉल इट एज द विड्थ ऑफ द व्हील बेस. दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है. सो इन्होंने पूछा आपसे क्या है कि भाई अगर आपको मेनली ओवरटर्निंग एंड स्कीडिंग दोनों में सेफ रखना है अपने व्हीकल को, सो जो आपके पास में सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए. जस्ट मैं 2 मिनट में इसको ड्राइव करके दिखा देता हूं आपको, वेरी इजीली यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. लेट अस सपोज दिस इज द आउटर साइड ऑफ द रोड एंड दिस इज द इनर साइड ऑफ द रोड. सो इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग, यहाँ पे इस तरीके से लगेगा आपके पास आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी P. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सो इन दिस वे यहाँ पे आपके पास एक्ट कर रहा होगा इसका वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वेट, ठीक है. इसको मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा आने वाले टाइम पे, और ये P लग रहा है आपके पास में क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, अगर आपको ओवरटर्निंग अवॉइड करवानी है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका दैट विल ट्राई टू ओवरटर्न द व्हीकल. ये क्या करेगा, व्हीकल को ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा अबाउट द आउटर पार्ट, आउटर व्हील की तरफ से. एंड दिस वेट ऑफ द व्हीकल विल ट्राई टू रेजिस्ट दिस. ये वेट क्या करेगा, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा. सो यू जस्ट नीड टू balance the overturning moment and the resisting moment. Simple. With the help of that only you will be able to get the answer. So हम क्या करेंगे, अगर हम outer wheel के about देखें, that is our outer actually. तो ये P क्या करेगा, एक तरीके से overturning moment create करवा रहा है यहाँ पे, while this W is actually creating the resisting moment. So अगर हमको safe condition चाहिए, for the safe condition what should be the criteria? For the safe condition the overturning moment should be actually what, less than the resisting moment.
ठीक है, ओवरटर्निंग मोमेंट आपके पास में कम आना चाहिए, किससे निकल के, रेजिस्टिंग मोमेंट से कम आना चाहिए। सो अगर हम बात करें ओवरटर्निंग मोमेंट अबाउट द आउटर व्हील, कौन क्रिएट कर रहा है आपके पास, दिस पी इज एक्चुअली क्रिएटिंग द ओवरटर्निंग मोमेंट। सो व्हाट विल बी द मोमेंट अबाउट दिस आउटर व्हील, आउटर व्हील के अबाउट क्या मोमेंट होगा इस पी का, दैट इज विल बी इक्वल टू व्हाट, पी इनटू एच, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस पी इनटू एच should be less than what, resisting moment. This W will be creating a resisting moment about this point, outer tire, or you can say outer tire. कितना होगा basically, force into perpendicular distance. If you see, the weight will be acting at the mid, that will be B by 2, that will be B by 2. So resisting moment should be equal to what, W into perpendicular distance, that is B by 2. So as per this condition, P by W can be written equal to what, it can be written equal to, या फिर लेस देन होना चाहिए मेनली फॉर द सेफ कंडीशन, B by 2H. So this is the criteria to make our vehicle safe in the overturning. So this is the criteria to make the vehicle safe in the overturning. So for overturning, to prevent the overturning, the centrifugal ratio, that is P by W, this P by W is called as the centrifugal ratio, this should be less than what, B by 2H. ये किससे कम होना चाहिए, B by 2H से कम होना चाहिए। किसके लिए कंडीशन बताया है, that is for the overturning prevention. Now one more thing they are asking about the skidding. If we want to prevent our vehicle from the lateral skidding, then what should be the value of this impact factor? तो ये हमको बताना है। अगर हम बात करें तो centrifugal force will be acting in the outerward direction, and यहाँ पे आपके पास इस तरीके से डेवलप होगा friction force in the inward direction that will try to resist the effect of this P force. वो P force के effect को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। So to prevent the, actually अगर हम बात करें friction हेल्प करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने में, कैसे, ये स्किडिंग को बचाएगा एक तरीके से। तो अगर आपको स्किडिंग प्रिवेंट करनी है तो उस केस में जो आपके पास में रेजिस्टिंग फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, स्किडिंग कराने वाले फोर्स से, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कम आना चाहिए किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। तो अगर हम यहाँ पे स्किडिंग के रेफरेंस में बात करें, विद रेफरेंस टू द स्किडिंग के रेफरेंस में बात करेंगे तो होगा क्या आपके पास में, दिस फ्रिक्शन फोर्स, यस फ्रिक्शन फोर्स शुड बी मोर देन व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यू कैन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन द फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां से मैं अगर कंडीशन की बात करूं तो P शुड बी लेस देन F, P शुड बी लेस देन F, और P शुड बी लेस देन F की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है, वेट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट नॉर्मल फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो इट कैन बी रिटन इक्वल टू व्हाट, W इनटू स्मॉल f, W into small f, और यहां से अगर आप बात करेंगे तो W क्या है आपके पास, W is the weight and small f is the coefficient of the friction, that is the coefficient of the friction, lateral coefficient of friction। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि P by W should be less than F. If this condition is satisfied, then our vehicle will be safe in the like skidding as well. So यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन ड्राइव कर ली। अगर आपको व्हीकल को ओवरटर्निंग में बचाना है तो आपके पास होना क्या चाहिए कि जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, P by W is also called as the impact factor, that should be less than the B by 2H. And if we want to prevent our vehicle from the skidding, then the centrifugal ratio or impact factor should be less than the F. Now the point is that अगर हम दोनों चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी ना हो, दोनों कंडीशन में से कुछ भी ना हो, ना ही ओवरटर्निंग हो ना ही स्किडिंग हो, तो उस चीज के लिए होना क्या चाहिए कि आपका जो इम्पैक्ट फैक्टर है फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है वो दोनों से कम होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन द B by 2H एंड दैट शुड बी लेस देन द F। दोनों से कम होना चाहिए, B by 2H से भी कम होना चाहिए एंड F से भी कम होना चाहिए। सो नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस जो इन्होंने दिए हैं क्वेश्चन में, उससे आइडिया लगेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। सो इसमें ऑप्शन दिया है A, सो दोनों को प्रिवेंट करने के लिए इसने बोला गया देन टू अवॉइड द ओवरटर्निंग एंड द लेटरल स्किडिंग on a horizontal curve the centrifugal ratio should always be less than B by 2H, बिल्कुल सही बात है, and greater than the coefficient of the lateral friction, no that is not a correct thing, ये सही नहीं रहेगा। दूसरा less than B by 2H and also less than the coefficient of the lateral friction, yes that is the correct। ये मैंने अभी पॉइंट बताया कि आपके पास B by 2H से भी कम होना चाहिए, साथ में coefficient of lateral friction से भी कम होना चाहिए। So less than B by 2H and also less than the coefficient of the lateral friction। Now greater than B by 2H, no this is also not satisfied, greater than B by 2H also greater than the coefficient of the lateral friction, this is also not satisfied। So to prevent both the lateral skidding and the overturning, the centrifugal ratio or you can say the impact factor should be less than both। किससे कम होना चाहिए, B by 2H से भी कम होना चाहिए, साथ में coefficient of the lateral friction से भी कम होना चाहिए। So I guess this question is clear to everyone। Now let's move to the next, let's see the next question जो आपके पास में पूछा गया था।
यस, एंड आई थिंक दिस डेरिवेशन पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, ये भी सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। या द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन. So in this question what they are asking the question from the CBR method. So in the CBR test the value of the CBR is calculated at, very simple question, everybody must answer this correctly. सभी के पास ये क्वेश्चन का आंसर सही से आना चाहिए था. CBR टेस्ट दैट इज कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी हम लोग क्या कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मटेरियल को क्या करते हैं, एक मोल्ड के अंदर प्लेस करते हैं और मोल्ड के अंदर प्लेस करने पे उसके ऊपर हम लोग एक प्लंजर की हेल्प से लोड को अप्लाई करवाते हैं. लोड अप्लाई करते जाते हैं. व्हेन वी विल अप्लाई द लोड द प्लंजर विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द बेसिकली मोल्ड. वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, मटेरियल के अंदर पास करना शुरू करेगा. सो हम क्या करेंगे, बेसिकली हर एक लोड पे कितना कितना पेनिट्रेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, दैट वी विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग. वो चीज हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, मेनली वहां पे एक सीबीआर कर्व प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है. सीबीआर कर्व प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लोड वी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पेनिट्रेशन. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लोड वी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पेनिट्रेशन. एंड आफ्टर दैट हमारे पास में बहुत सारे टाइप के लोड वैल्यूज होंगे एंड वी विल हैव मल्टीपल टाइप ऑफ द सो मेनी टाइप्स ऑफ द पेनिट्रेशन वैल्यू एज वेल. सो पेनिट्रेशन वैल्यूज होंगे, लोड वैल्यूज होंगे, समथिंग लाइक द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से कुछ कर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा. यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पेनिट्रेशन एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पेनिट्रेशन वी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लोड एज वेल. लाइक 2.5 mm is the penetration value, that is 5 mm is also a penetration value, that is 7 mm is also a penetration value. So all these are the penetration value, as so on we will be observing the different values of the penetrations. And for every value of the penetration हमारे पास में क्या होगा, कुछ लोड का वैल्यू होगा. Let us suppose P1 is the value of the load corresponding to the 2.5 mm penetration. P2 is the value of the load corresponding to the 5 mm penetration. Let us suppose P3 is the value of the load corresponding to the 7 mm penetration. So इसके अकॉर्डिंगली होता क्या है, अब हमारे पास इन बहुत सारी पेनिट्रेशन वैल्यूज में से हम लोग दो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी था इन्होंने. दो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. कौन कौन सा, एक होगा आपके पास में 2.5 mm penetration and second one will be what, 5 mm पेनिट्रेशन. ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लोगों को लेके चलने होते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीबीआर वैल्यू. याद रखना 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 5 mm पेनिट्रेशन. और हम लोग देखेंगे कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितने लोड की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें, 5 mm पेनिट्रेशन के लिए हमें कितने लोड की रिक्वायरमेंट पड़ी. इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम नोट कर लेते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो लोड की रिक्वायरमेंट आई आपके पास में 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए एंड 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, उन दोनों वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करेंगे दो स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज के साथ में, जो कि हमने ऑलरेडी पता किया हुआ था, ठीक है. वो दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं बाय द कोड, और जो ऑलरेडी हमने काफी पास्ट में पहले अपने पास पता करके रख लिया था, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ लोड. बेसिकली 2.5 mm पेनिट्रेशन कराने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल हमारे पास में जो होता है उस पर कितना लोड चाहिए, 5 mm पेनिट्रेशन कराने के लिए जो स्टैंडर्ड मटेरियल होता है उसके ऊपर हमें कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा. सो इन दोनों P1 एंड P2 वैल्यूज को, जो कि 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन की कोरस्पॉन्डिंग आई है हमारे मटेरियल में, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ में, स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज के साथ में, जो हमें ऑलरेडी पता है, प्रोवाइड करवाई गई है बाय द कोड. वो दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज 1370 kg एंड 2055 kg. इन दोनों वैल्यूज के साथ में हम लोग इनको क्या करते हैं, जो 2.5 mm एंड 5 mm की कोरस्पॉन्डिंग हमारे मटेरियल पे आए हैं लोड के वैल्यूज, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग हम उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है. दिस 1370 आई हैव रिटन हियर इज कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm penetration and this 2055 kg is corresponding to what, this is corresponding to 5 mm पेनिट्रेशन. तो यहां पे मैंने आपको दोनों चीजें बता दी. आपको मैंने बता दिया कि क्या करते हैं टेस्ट में, सीबीआर कर्व बनाते हैं हम लोग, वहां से बहुत सारे पेनिट्रेशन वैल्यूज मिलते हैं, बहुत सारे लोड वैल्यूज मिलते हैं. दो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यूज 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन वैल्यूज हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग लोड को नोट करते हैं.
और उन दोनों लोड की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं किसके साथ, दो स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज के साथ में जो ऑलरेडी हमें कोडल एजेंसीज के द्वारा प्रोवाइडेड हैं। वो दोनों स्टैंडर्ड लोड वैल्यू क्या है, 1370 kg एंड 2055 kg। इनसे कंपेयर करेंगे और बाद में फिर सीवीआर वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। सो याद रखिएगा 2055 kg किस पे होता है, 5 mm पेनिट्रेशन पे होता है। 1370 kg किस पे होता है, 2.5 mm पेनिट्रेशन पे होता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कवर करवा दिए इस अकेले टेस्ट के अंदर, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। नाउ यू विल बी इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, वेरी इजीली आप इसका आंसर कर पाओगे। देखिए कैसे। सो इसने पूछा था कि इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ द सीबीआर इज कैलकुलेटेड एट, तो मैंने बोला कि दो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यूज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, 2.5 mm पेनिट्रेशन को एंड 5 mm पेनिट्रेशन को, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे किसको, सीबीआर वैल्यूज को निकालेंगे। तो क्या ऑप्शन बन रहा है, 2.5 mm पेनिट्रेशन ओनली, नहीं। 5 mm पेनिट्रेशन ओनली, नो। 7.5 mm पेनिट्रेशन ओनली, नो। सो आंसर शुड बी व्हाट, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशंस, दोनों के कोरस्पॉन्डिंगली चीजें चेक की जाती है। ठीक है, दोनों के कोरस्पॉन्डिंगली सीबीआर वैल्यू निकाला जाता है, 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग में 5 mm के कोरस्पॉन्डिंग। तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप कि सभी को चीज क्लियर समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में है, यस दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द जैकर कमिटी। जैकर कमिटी से रिकमेंडेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। सो पूछा है कि व्हाट वर एक्चुअली द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द जैकर कमिटी। जैकर कमिटी के क्या मेन रिकमेंडेशंस थे, ये पूछा है इसने आपसे ना। तो इजीली बता सकते हैं जैकर कमेटी का क्या क्या रिकमेंडेशन था। भाई अगर हम फर्स्ट बात करें, द फर्स्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द जैकर कमेटी वाज कि द रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी अ नेशनल इंटरेस्ट, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। उसको हम लोग एक नेशनल इंटरेस्ट की तरह से हम लोगों को लेके चलना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड रिकमेंडेशन वाज कि द एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी चार्ज्ड ऑन पेट्रोल यूजर्स। जो बेसिकली पेट्रोल यूजर्स होंगे उनसे आपको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाहिए। और इसी को दिमाग में रखते हुए एक कानून पास किया गया था जिसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल रोड फंड। सो इसी रिकमेंडेशन के आधार पे हमने क्या बनाया था, सेंट्रल रोड फंड बनाया था इन द ईयर 1929। सो दिस इज करेक्ट एक्चुअली, ये सही है ना। नेक्स्ट थर्ड रिकमेंडेशन था कि आप लोगों को क्या करना होगा, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाना होगा जो कि एक तरीके से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड द हाईवेज। तो इसी को दिमाग में रखते हुए हमने आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की थी। किस ईयर में, 1934 में किया गया था, बट यहां पे इन्होंने 1930 मेंशन किया है। सो इसलिए मैं इसको गलत कर दूंगा क्योंकि यहां पे करेक्टली होना चाहिए 1934। सो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए इसको सही नहीं मानना चाहिए क्योंकि इंडियन रोड कांग्रेस डेवलप किया गया था 1934 में। एक रिकमेंडेशन था कि आपके पास में कि भैया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने को कोई क्या करना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी बनानी चाहिए जिसका काम क्या होगा, रिसर्च एक्टिविटी कैरी करना। जब फंक्शन विल बी व्हाट, उसका काम होगा रिसर्च एक्टिविटीज बढ़ाना रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स। रोड से संबंधित रिसर्च वर्क करना उसका काम रहेगा मेनली। सो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमने क्या डेवलप किया था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया था इन द ईयर 1950। सो इसको बेसिकली सही कह सकते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1950, दैट इज करेक्ट एक्चुअली। एक इसका रिकमेंडेशन था कि मोर स्ट्रेस शुड बी डेवलप्ड, मोर स्ट्रेस शुड बी गिवन टू द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लंबे टारगेट्स आप लोगों को बनाने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेके चलना चाहिए। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए वेरियस 20 ईयर्स प्लान्स को डेवलप किया गया। दैट इज द फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। So as per the given condition, that is also more stress was given on the long term planning program for a period of the 20 years. Yeah, that is correct. So तीन स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहे हैं इसमें, ऑप्शन ए, सी एंड डी। सो इसी हिसाब से आपके पास में ऑप्शन में इसमें बेसिकली क्या था, सही स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करने थे। ठीक है, व्हाट वर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द जैकर कमिटी, आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था। सो ऑप्शन हमारे पास में ए, सी एंड डी तीनों सही है। इसी तरीके से ऑप्शन में भी दिया था, तीनों चीजें दी हुई थी, ए सी डी वर करेक्ट। सो इसके हिसाब से आप ए सी डी को सही आंसर लगा सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो ये चीज समझ में आया होगा, गलती कहां पे है वो मैंने बता दिया है, रिकमेंडेशन भी समझा दिए हैं, ईयर भी बता दिया इनको कोई सी चीज कब आई थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, सो जो नेक्स्ट ऑफ द रिकमेंडेशन आप लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है, सो नेक्स्ट देखेंगे भाई, यस दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास में। सो यू नीड टू आंसर दिस। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द ग्रेडियंट एंड द कैम्बर। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ग्रेडियंट एंड कैम्बर के बीच में एक रिलेशन होता है, वो हमें बताना है, यहाँ पे पूछा है।
एक्चुअली क्या होता है ना, ग्रेडियंट एंड कैम्बर आपस में कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से दोनों एक तरीके के क्या होते हैं, स्लोप ही होते हैं। Gradient, that is the slope of the longitudinal direction, and camber is the slope of the transverse direction. So if we look at this, एक बेसिकली हमें रिलेशन प्रोवाइड करवाया जाता है क्या, ग्रेडियंट is actually what, 2 times of the camber. This is the relation, ये रिलेशन हम लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, इसका जो मेन रीजन है, ऐसा इसलिए हमने ये जो रिलेशन आपको दिया जाता है ना, ये मेनली इरोजन पर्पसेस के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेडियंट देंगे, सो देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि वहां पे हो क्या सकता है, मिट्टी का इरोजन हो सकता है। हाई स्टीप स्लोप के कारण हो क्या सकता है कि मिट्टी जब पानी उसके ऊपर से फ्लो करेगा, दैट में इरोड, वो इरोड कर सकती है, इरोजन शुरू हो सकता है। सो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आप लोगों को क्या दिया जाता है कि रिलेशन दिया गया है कि जो ग्रेडियंट होता है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट, ट्वाइस ऑफ द कैम्बर। सो यही इसने पूछा था क्वेश्चन में कि क्या रिलेशन आप लोगों को दोनों के बीच में मिलेगा। सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, कैम्बर इनटू 0.5, नो, यस, ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। याद रखना ग्रेडियंट कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ द कैम्बर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। इसको प्रोवाइड करते हैं जनरली, लिमिटेशन लगाया है किसको दिमाग में रखते हुए, इरोजन ऑफ सॉइल के वजह से। इरोजन ऑफ सॉइल, इरोजन ऑफ सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं की रिलेशन दिया है, इस पे थोड़ा सा लिमिटेशन लगाया जाता है कि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा स्टीप आप लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है आपके पास में, द प्रॉब्लम मे बी ऑफ द, लाइक क्या कह सकते हैं कि भैया प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास किसके लिए, सॉइल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मे इरोड बिकॉज ऑफ द वेरी स्टीप ग्रेडियंट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में है, यस, सो इसके हिसाब से द क्वेश्चन 4 का यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट फॉर दिस वन। अच्छा ठीक है, इसके बारे में मैंने भी आपको बताया था जस्ट, आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस वन। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने अभी आपको बताया था सीबीआर टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज पेनिट्रेशन की, कौन कौन सी, 2.5 mm एंड 5 mm, ये 2 इंपॉर्टेंट पेनिट्रेशन वैल्यूज होती हैं आप लोगों के पास में ना। इनको हम लोग पता करेंगे, इन लोगों को मतलब ये पेनिट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, लोड को चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों पेनिट्रेशन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने लोड को पता करेंगे मटेरियल पे। सो 2.5 mm एंड 5 mm के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लोड पता करते हैं मटेरियल के ऊपर कि कितना लोड आपको अप्लाई करना पड़ा 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए एंड कितना लोड आपको अप्लाई करना पड़ा 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। फिर उसको आप लोग कंपेयर करवाएंगे किससे, स्टैंडर्ड मटेरियल पे सेम पेनिट्रेशन कराने के लिए कितने लोड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी उसके साथ में। अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड मटेरियल पे ये 2.5 mm पेनिट्रेशन कराने के लिए आपको जो लोड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी दैट वाज एक्चुअली व्हाट, दैट वाज 1370 kg, ये याद रखना, बताया भी था अभी। एंड 5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड मटेरियल था उस पे कितने लोड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, दैट वाज 2055 kg। ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट वैल्यू। फॉर द 2.5 mm पेनिट्रेशन द load requirement was 1370 kg and for the 5 mm penetration the load requirement was 2055 kg. Now look at the options and the question is what the question is asking, just try to understand this. The standard loads corresponding to 2.5 mm and 5 mm deformations, yes, तो इसने वही पूछा है स्टैंडर्ड लोड कितना होता है 2.5 mm एंड 5 mm डिफॉर्मेशंस के कोरस्पॉन्डिंग इन कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, इन सीबीआर टेस्ट में ये पूछा है इसने आपसे ना। सो क्या करेंगे हम लोग, देखो भाई पहली बात तो 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग, 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग देख लो 2055 न्यूटन होता है क्या, नहीं होता है, कितना होता है 1370 kg होता है 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर 2.5 के कोरस्पॉन्डिंग 205, देखो ये ए यहाँ पे इसने ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, पहले इसने कौन सा दिया है 2055 दिया है, लेकिन पूछा क्या है 2.5 पूछा है, तो 2.5 mm कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोड रिक्वायरमेंट आता है उसको हम लोग पहले देखेंगे ऑप्शन में। 2.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोड रिक्वायरमेंट है वो पहले आना चाहिए ऑप्शन में, तो 2055 नहीं हो सकता, 2055 नहीं हो सकता क्योंकि पहले किसका पूछा है इसने 2.5 mm का पूछा है, नहीं लगाएंगे इसको, ठीक है। सो यहां से अगर हम देखेंगे मेनली चेक करके तो ये तो नहीं लगाना चाहिए हमको ना, आई थिंक इसका सभी को रीजन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूटन में नहीं होती हैं वैल्यूज एक्चुअली ना, किस में होती हैं केजी में लिखते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा 1350 kg एंड 2055 kg, एक्चुअली ना 1370 होता है
बट ठीक है, इसने 1350 kg दिया है ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट राउंड क्लोज वैल्यू तो यही ठीक है, क्लोजनेस देखें तो ठीक है, बट एक्चुअली 1370 होना चाहिए था। ये तो नहीं होगा क्योंकि न्यूटन में नहीं लिख रखा है ना, 2055 न्यूटन नहीं होता, क्या होता है 2055 केजी होता है एक्चुअली। सिमिलरली यहां पर भी न्यूटन दिया है तो नहीं लेंगे इसको भी ना, 1350 kg एंड 2055 kg, ये करेक्ट लगाना चाहिए आंसर ना, दिस शुड बी द करेक्ट फॉर दिस वन। ये भी नहीं लगाएंगे इसको करेक्ट, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2.5 पर कितना होता है, छोटे वाली वैल्यू आती है 2.5 पे, 5 mm पे 2055 kg आता है, तो इसलिए मैंने इसको गलत काटा, ये सही लगा रहे हैं 1350 kg एंड 2055 kg। क्लियर है? सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेसिकली हम लोग मूव करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यस, नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास में है मेनली इज दिस वन, 6th क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ बिटुमिनस पेवमेंट एलिगेटर क्रैकिंग इज मेनली ड्यू टू, ठीक है, एलिगेटर हमें क्रैकिंग के बारे में पूछा है कि भाई मेनली क्या रीजन इसका पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शंस दिए आपके पास में, इनएडिक्वेट बेयरिंग कोर्स, इनएडिक्वेट थिकनेस ऑफ द सब बेस कोर्स ऑफ पेमेंट, यूज ऑफ एक्सेसिव बिटुमिनस मटेरियल और फटीग अराइजिंग फ्रॉम द रिपीटेटिव स्ट्रेस एप्लीकेशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एलिगेटर क्रैकिंग एक तरीके से बहुत कॉमन मोड ऑफ फेलियर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट्स का। काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होते हैं एलिगेटर क्रैकिंग की वजह से फेल करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आपको समझना होगा थोड़ा सा कि एलिगेटर क्रैकिंग जो जनरली होता है उसका पर्पस, रीजन क्या होता है, व्हाई इट अराइजेस, क्यों वो जनरली देखने को मिलेगा। तो होता है क्या, जस्ट मैं सिंपल सा आपको पॉइंट बता के यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ कि जैसे होगा क्या, मेनली आपके पास में लाइक देयर विल बी पेमेंट, अगर हम बात करें तो आपके पास में इस तरीके से लाइक क्या होगा, कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा, ठीक है, वी विल हैव द फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर व्हेन यू विल अप्लाई द लोड, जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करवाएंगे, सो द कंडीशन विल बी व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ द लोड द लेयर ऑफ द पेमेंट विल स्लाइटली गो डाउन, वो क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी, ठीक है, द लेयर ऑफ द पेमेंट विल स्लाइटली गो डाउन, पेमेंट की लेयर थोड़ा सा जाएगी नीचे, और इस तरीके से थोड़ा सा वो क्या करेगी, लाइक थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी नीचे की साइड पे। एंड जैसे ही लोड आगे मूव करेगा, लोड जैसे ही यहाँ से पास कर जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये फिर से जो पेमेंट जो ये नीचे गया था ना थोड़ा इसका लेयर, ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने की कोशिश करेगा, फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगा। अगेन यहाँ पे फिर से लोड आएगा, फिर से ये नीचे जाएगा, फिर लोड जैसे चला जाएगा ये फिर से ऊपर आएगा, फिर जैसे लोड आएगा यहाँ पे ये फिर नीचे जाएगा, फिर जैसे ही ये व्हीकल आगे चला जाएगा, लोड आगे चला जाएगा, ये फिर से अपनी उसमें दोबारा से शेप में आने की वापस कोशिश करेगा। तो हो क्या रहा है कि दोबारा एकदम से यहाँ पे डाउन जा रहा है, ऊपर आ रहा है, डाउन जा रहा है, ऊपर आ रहा है, डाउन जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से हो क्या रहा है, कुछ रिपीटेटिव टाइप का, ठीक है, कुछ रिपीटेटिव टाइप का यहाँ पे स्ट्रेस कुछ आपके पास में क्रिएट होता दिखाई देगा, रिपीटेटिव नेचर का, ठीक है, द नेचर विल बी व्हाट, समथिंग लाइक रिपीटेड, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस तरीके से। सो दैट टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस जो जनरली थोड़ा सा रिपीटेटिव चीजों के कारण डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं फटीग स्ट्रेसेस। जनरली क्या कहलाती है वो चीज, फटीग कहलाती है। यू मस्ट हैव स्टडीड दैट इन द सोम एज वेल, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा तो इसी चीज के कारण जनरली आप लोगों को क्या दिखाई देंगे कि इसके सरफेस पे कुछ क्रैक डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं, अगर ये चीज नीचे जा रही है तो इसमें कहीं पे होगा क्या ना, कि जो बॉटम पोर्शन होगा, ठीक है, ये जो बॉटम पोर्शन होगा ना इस पेमेंट का, वो स्लाइटली खींचेगा। जैसे एक सिंपल लाइक अगर आप एक बीम लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, उस पे लोड अप्लाई करेंगे तो नीचे जो पार्ट होगा उसमें टेंशन डेवलप होगा, वो स्ट्रेच करेगा थोड़ा सा, एंड अपर पार्ट क्या होगा, कंप्रेस करेगा थोड़ा। सेम चीज यहाँ पर भी होगी कि जो बॉटम पार्ट होगा ना पेमेंट का, वो स्लाइटली क्या करेगा, टेंशन में आएगा। जब नीचे जाएगी लेयर तो जो नीचे पार्ट होगा वो स्लाइटली खिंच जाएगा, जिसके कारण बॉटम पे थोड़ा टेंशन डेवलप हो जाता है, जिससे हल्का सा वहां पे टेंशन आने के कारण क्रैक डेवलप करता है। और जब ये लोड दोबारा से आता जाता है, फिर आगे रिमूव होता जाता है, लोड आया रिमूव हुआ, आया रिमूव हुआ, तो फिर से ये जो टेंशन के कारण हल्का यहाँ पे क्रैक डेवलप होता है, ये धीरे 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 क्रैक ना थोड़ा सा ऊपर तक फैलना शुरू हो जाएगा पूरे सरफेस पे, और आपको सरफेस के ऊपर पूरे पूरे क्या दिखाई देंगे, क्रैक्स डेवलप दिखाई देंगे होते हुए। इसी चीज को जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, एलिगेटर क्रैकिंग कहते हैं। तो जो जनरली मेन रीजन इसका हमारे पास में डेवलप होके आता है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्या, इज द फटीग, ठीक है। सो इसके लिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी किया है, आगे लिखा भी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हो किस तरह से चीजें रही हैं। सो अगर आप इसको देखोगे, एलिगेटर क्रैकिंग जो होता है किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में, बेसिकली इज ड्यू टू द रिलेटिव मूवमेंट और द कंसोलिडेशन ऑफ द पेमेंट लेयर्स मटेरियल्स। अगर ऐसे फर्दर बात करो तो रीजन क्या है, इट अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द हैवी व्हील लोड्स, इट इज ड्यू टू द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द हैवी व्हील लोड्स। ये चीज मैंने अभी आपको बताई 2 मिनट पहले कि क्या होता है, रिपीट होता है कहीं ना कहीं, नीचे गया लेयर पेमेंट का लोड आने के कारण, फिर लोड आगे चला गया तो वो फिर ऊपर आया,
फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, इस तरीके से कहीं ना रिपीटेशन होता रहता है वहां पे ना। तो ये जनरली कहीं ना कहीं फटीग को कोज करवाता है। फटीग के कारण कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से सरफेस पे अगर आप देखो ना, ऐसे सरफेस को पे आपको पूरे सरफेस पे क्या दिखाई देंगे, क्रैक डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। यू विल फाइंड कि ऐसे क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड टाइप के कुछ क्रैक डेवलप हो चुके हैं आपके पेमेंट के सरफेस पे। ऐसा आपने बहुत कॉमनली देखा भी होगा रोड्स पे, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के ऊपर आप चलते होंगे तो। ठीक है, इसी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगेटर क्रैकिंग बोल देते हैं, फिर मैक क्रैकिंग भी इसको कहते हैं हम लोग। एक पॉइंट इसमें और है, इसका कहीं ना कहीं एक रीजन ना मॉइस्चर वेरिएशन भी होता है। हमें ये चीज पता होगा कि कहीं ना जो पेमेंट्स में मॉइस्चर होता है, मान लो कोई बारिश आई, बारिश के कारण उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया, फिर से बारिश खत्म हो गई, सनलाइट आई, मॉइस्चर का मतलब मॉइस्चर क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर से बारिश आई, फिर मॉइस्चर आया, फिर मॉइस्चर कम होगा, फिर बारिश आई, फिर मॉइस्चर आया, फिर मॉइस्चर कम हो जाएगा। तो यही इसके कारण होता क्या है ना कि वहां पे एकदम से पेमेंट स्वेल करता है मॉइस्चर आने पे, फिर मॉइस्चर जाने पे वो श्रिंक करता है। स्वेलिंग श्रिंकेज, स्वेलिंग श्रिंकेज, स्वेलिंग श्रिंकेज एक तरह से रिपीटेड टाइप से चलता रहता है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देता है, इस तरीके के क्रैक डेवलप होते दिखाई देंगे। स्वेलिंग श्रिंकेज भी कहीं ना कहीं क्या एक तरह से रिपीटेड चीज ही है आपके पास में, स्वेलिंग हो रही है, श्रिंकेज हो रही है, स्वेलिंग श्रिंकेज, ऐसे टाइप से कंडीशन चल रही है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सो डी शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा एंड आई थिंक कि कॉन्सेप्ट भी इसका समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आता है एग्जाम्स में, दैट इज अ कैम्बर, क्वेश्चन फ्रॉम द कैम्बर। कैम्बर से क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैम्बर फॉर द अर्दन रोड्स, मोस्ट कॉमन कैम्बर फॉर द अर्दन रोड्स। अब सिंपल सी बात है, पहले हमें तो पता होना चाहिए कि कैम्बर का पर्पस क्या होता है, व्हाई डू वी प्रोवाइड द कैम्बर ऑन द रोड। सो जनरली हम बात करें, कैम्बर जो प्रोवाइड कराया जाता है रोड्स के ऊपर, उसको प्रोवाइड करने का पर्पस होता है रेन वाटर को रोड से साइड में निकालना। ठीक है, रेन वाटर को रोड के सरफेस पे से ड्रेन कराना। लाइक अगर मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई रोड का सरफेस है, सो होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे रेन आएगी, जब यहाँ पे बारिश आएगी तो ये जो बारिश का वाटर है, जब यहाँ पे रेन आएगा, रेनफॉल के बाद में हम चाहेंगे कि जो वाटर है दैट शुड नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, ये इस रोड के सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर ना। हम चाहेंगे कि जैसे ही बारिश आए, ये जो सडनली रेन का वाटर है ये सडनली क्या करे, साइड्स में ड्रेन आउट हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका रोड का जो सेंटर पोर्शन होता है उसको ना थोड़ा उठा देते हैं हम लोग एजिस के कंपैरिजन में, थोड़ा उसको उठा देते हैं एजिस के कंपैरिजन में, जिससे होगा क्या, कहीं ना कहीं आपके पास में एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा और स्लोप के कारण ये बारिश का जो वाटर है वो साइड्स में ड्रेन होता रहेगा। क्योंकि बारिश का वाटर अगर रोड के ऊपर रुकेगा तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द रोड सरफेस, वो रोड के सरफेस को डैमेज करा सकता है, उसको ट्रबल दे सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, फेल करा सकता है रोड के सरफेस को। सो इसीलिए जनरली हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, इसी स्लोप को हम लोग कैम्बर कह देते हैं। अब कहीं ना कहीं कैम्बर कितना देना है कितना नहीं देना है, दैट एक्चुअली डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, रेनफॉल कितना हो रहा है किसी एरिया में, बारिश ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा कैम्बर देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि पेमेंट का मटेरियल क्या आपने बना रखा है, मतलब किस मटेरियल को यूज करके आपने रोड बनाई है, इस पे भी डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी के मटेरियल होंगे तो उस केस में ना कैम्बर रिक्वायरमेंट ज्यादा निकल के आती है। ठीक है, सिंपल। सो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो ये मैंने बताया अभी कैम्बर के बारे में बताया आपको। कैम्बर क्या होता है बेसिकली, कैम्बर कैन बी डिफाइंड एज द, कैम्बर को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, कैम्बर कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड टू रिमूव द रेन वाटर, रेन वाटर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द रोड सरफेस। बिल्कुल सही बात है, एज इट्स लॉन्गर प्रेजेंस विल डैमेज द रोड। इसका अगर ये बहुत लंबे टाइम तक रोड के ऊपर रुकेगा तो रोड क्या हो जाएगी आपके पास में, डैमेज हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, सिंपल। ये मैंने बताया भी कि डिपेंड करता है मेनली किसके ऊपर, ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल को यूज करके आपने इसको बनाया है रोड को। लाइक जैसे आपके पास कोई सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, बिटुमिनस से बनाया है, बिटुमिनस मटेरियल को यूज करके, अर्थ मिट्टी को यूज करके बनाया है, इन सब पे डिपेंड करता है। और साथ में डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ द रेनफॉल पर भी, कि रेनफॉल कितना हो रहा है किसी एरिया में। ठीक है, ये सारे टाइप से आपको क्या दिए गए हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं जो इसकी थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे आपके पास। नाउ अगर हम बात करें ना तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल, क्या मटेरियल आपने यूज करा है रोड को बनाने में, एंड द टाइप ऑफ द बेसिकली रेनफॉल, रेनफॉल के टाइप पे ना आपको कुछ स्टैंडर्ड आईआरसी के द्वारा अमाउंट ऑफ कैम्बर बताया गया है, रिकमेंड किया गया है कि इतना इतना आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। सो सिंपली टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे शो किया है, दैट इज सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए आप लोग जनरली 1.7% से लेकर 2% के आसपास दे सकते हैं। एंड ये जो स्मॉल छोटे वाली जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है ना, ये बेसिकली लाइट रेनफॉल के केस में यूज होंगी। ठीक है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द लाइट रेनफॉल कंडीशन। एंड वहीं पे अगर हम ये बड़े वाली वैल्यू की बात करेंगे, ये किसके लिए रिकमेंड किया है, दैट इज फॉर द हैवी रेनफॉल के केसेस में रिकमेंड किया है आपको, दैट इज फॉर द हैवी रेनफॉल। ठीक है, छोटे वाली वैल्यू याद रखिएगा, ऊपर जितनी टेबल में दे रखी है सारी सब लाइट रेनफॉल के लिए है,
और ये जो बड़े वाली वैल्यूज दी हैं किसके लिए, हैवी रेनफॉल्स के लिए आपको मेंशन किया है। ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट, तो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए आपको 1.7 फॉर द लो रेनफॉल एंड 2% फॉर द हाई रेनफॉल। थिन बिटुमिनस की बात करेंगे तो 2%, 2.5%। सिमिलरली बता दिया मैंने लाइट और हैवी वाला केस बता दिया आपको। जो छोटे वाली वैल्यू है वो लाइट के लिए है, बड़े वाली वैल्यू हैवी के लिए है। वाटर बाउंड या फिर ग्रेवल भी बोल सकते हो आप, ग्रेवल रोड्स के केस में भी आपका सेम होता है जैसा वाटर बाउंड में है, दैट इज 2.5% एंड द 3%। एंड फॉर द अर्दन रोड्स आपके पास रिकमेंड किया है कितना, 3% या फिर एंड द 4%, 3% एंड द 4%। सो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द IRC फॉर द कैम्बर। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये लिखा भी है यहाँ पे एज पर IRC कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन द अर्दन रोड्स। हैवी मैंने बताया था, बड़े वाली वैल्यू हैवी के लिए होता है, दैट इज 4%। एंड फॉर द लाइट रेनफॉल की अगर बात करें तो कितना हो सकता है, दैट इज द 3%, दैट इज 1 in 33। 1 in 33 आप उसको बोल सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जा सकते हैं। अगर आप नियरेस्ट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट। बाकी इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्या पर्पस है, क्यों इसको दिया जा रहा है, वैल्यूज भी आपको बता दी यहाँ पे कंप्लीट। लो मेनली एक क्वेश्चन आपने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर का, उसके थ्रू आपको 5-6 क्वेश्चन पता लग गए जो आने वाले ईयर्स में जो एग्जाम होंगे JK SSB का, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो नेक्स्ट टू द क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में है, दिस इज द क्वेश्चन। Which of the following device is used to measure the speed of a moving vehicle? Which of the following device is used to measure the speed of a moving vehicle? बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, जस्ट देख लेते हैं क्या होगा कंडीशन इसमें ना। वेट मीटर, नो इट शुड नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, ये सही नहीं होगा बेसिकली ना। वेट ब्रिज तो बेसिकली एक तरह से वेट ब्रिज जो होता है जनरली यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेट्स जनरली। ठीक है, वेट मेजरमेंट में यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में नॉइस मीटर होता है। नॉइस मीटर एक्चुअली जो डिफरेंट सोर्सेज हो रहे हैं, आ रहे हैं आपके आसपास ना, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनकी नॉइसेस को मेजर करने में यूज किया जाता है, उनसे लेवल ऑफ नॉइस को मेजर करने में यूज किया जाता है कि कितना बेसिकली नॉइस आ रहा है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। लूप डिटेक्टर, इट शुड नॉट आल्सो बी करेक्ट द it should also not be correct because लूप डिटेक्टर जनरली हम लोगों को हेल्प करता है कि इस चीज में बेसिकली ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। कंट्रोल आप ये बोल सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ना ट्रैफिक की एंट्री एग्जिट इन सब चीजों को मैनेज करने में आपकी वो हेल्प करेगा, बेसिकली हेल्प टू कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ऐसे बोल सकते हैं। नाउ लिडार गन बेसिकली जनरली यस इसको कह सकते हैं कि कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द स्पीड्स, जैसे कि जनरली ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी यूज करते हैं। ट्रैफिक पुलिस जनरली विद द हेल्प ऑफ दिस मेजर करते हैं, किसी भी मूविंग व्हीकल्स की स्पीड्स को मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ अगर इसमें बात करें तो थोड़ा इस पे थ्योरी भी दिया है आपके पास में, यस बी विल बी द करेक्ट। सो इसमें दिया भी है मेंशन करके ना। सो वे ब्रिज के बारे में जैसे मैंने अभी बताया भी था कि वेट ब्रिज क्या होता है, वेट मेजरमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैंने आपको नॉइस मीटर के बारे में बताया कि नॉइस मीटर जनरली क्या है, नॉइसेस को मेजर करने में यूज किया जाता है जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जनरली हम बात करें लिडार, यस इट कैन बी यूज्ड, लिडार कैन बी यूज्ड। सो लिडार दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड द रेंजिंग टेक्निक कह सकते हैं इसको। एक रिमोट सेंसिंग मेथड होता है, मेनली अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली किसी मूविंग व्हीकल्स के स्पीड्स को मेजर करने के लिए। सो आई थिंक कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। JK SSB में जो आपके हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे इन द लास्ट ईयर जो आपके पास एग्जाम कंडक्ट करा गया था, उसमें वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी फ्रॉम द सब्जेक्ट, जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो दिस सेम थिंग विल बी रिपीटेड फॉर एवरी सब्जेक्ट। ये सारी की ये जो सेम चीज यहाँ पे अभी मैं शुरू करी है, ये हर सब्जेक्ट के हम लोग लेके चलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल बी एबल टू गेट द क्लैरिटी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सो जस्ट क्या बेसिकली बने रहे हमारे साथ में। और साथ में ये मैंने बताया था कि लास्ट हमारे पास में JK SSB का जो फ्रेश वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है, 306 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए, उसके लिए भी डेडिकेटेडली बैच शुरू हो चुके हैं। सो अगर किसी को भी बेसिकली उसके लिए एनरोल करना है, एडमिशन लेना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, योरपीडिया वेबसाइट पे, इंजीनियर करियर पॉइंट वेबसाइट पे। साथ में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी कॉल करके अपना जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स पूरा स्पेशली डेडिकेटेडली पढ़ाए जा रहे हैं फॉर द JK SSB, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। बाकी इसके अलावा we will be continuing the same series for the different subjects as well। जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे मैं सब खुद कंटिन्यू करूंगा, अदर फैकल्टी कंटिन्यू करेंगे फॉर द सॉइल मैकेनिक्स, RCC, जितने भी सब्जेक्ट होंगे। सो थैंक यू तब तक के लिए। ठीक है, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।